आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो अभी एग्ज़ाम होने वाले, जो कि 15 को जो है सो शुरू होना है। 15 तारीख को जो है सो ये एग्ज़ाम ले रहा है क्लास 1 to 5 के लिए। तो इसमें जो है सो सामान्य ज्ञान और विज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं, जो कि उत्तर सहित इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है 40 का 40। ये 40 पढ़ लीजिए और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ लें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारे पास में है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पर शब्द जो है हमारे पास में दिया हुआ है खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां, पकाना, है ना। अब इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इसमें बाजार आ जाएगा, है ना। सबसे पहला यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाजार। फिर बाजार जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो फिर वहाँ पर हम लोगों को मिलेगा सब्जी, सब्जियाँ। फिर सब्जियों को क्या खरीदना है? तो खरीदना है। खरीदने के बाद पकाना है, और पकाने के बाद भोजन करना है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो भी ऑप्शंस होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले तो 3, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 1, 3, 4, 1, उसके बाद पकाना मतलब कि 5, और उसके बाद भोजन 2। तो ये जहाँ कहीं भी आपको दिख रहा हो 3, 4, 1, 5, 2, तो 3, 4, 1, 5, 2 ऑप्शंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 3, 4, 1, 5, 2 ऑप्शंस जो है तो यहाँ पर किसका है? ए का है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर दिया है, जिस प्रकार अधिवक्ता का संबंध न्याय से है उसी प्रकार मध्यस्थ्य का संबंध किससे होगा, है ना। तो मध्यस्थ का संबंध किससे होगा? तो चलिए ऑप्शंस पे अगर गौर फरमाए तो ऑप्शंस हमारे पास में है समझौता, अन्याय, संचार, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए, तो ये समझौता, अन्याय और संचार, तो मध्यस्थ के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि जिस प्रकार न्यायिका का प्रक्रिया क्या होता है, न्याय का प्रक्रिया अधिवक्ता के द्वारा किया जाता है ना, कि अधिवक्ता जो है सो न्याय का जो भी प्रक्रिया है वो करते हैं। उसी प्रकार समझौता के लिए मध्यस्थता की जरूरत होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? समझौता। मध्यस्थता मतलब क्या कि उसको क्या कहते हैं? मीडिएटर, जो बीच में आकर के समझौता करवाए, किसी भी समस्या का समाधान निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वर्षा की मात्रा जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि ऑप्शंस यहाँ पर दे रखा है कि हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, और जल चक्र पर। बाकी की जो ये डी और ई ऑप्शंस है उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस चीज पर। तो वर्षा की मात्रा जो है वो निर्भर करती है किस चीज पर? तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सो करेक्ट आंसर है, वायुमंडल में नमी पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल में नमी जो है ना वो वर्षा की मात्रा का निर्धारण करता है। किस प्रकार से? तो कहता है क्या कि मान लीजिए कि वर्षा की मात्रा, बूंदाबांदी हो, बहुत तेज वर्षा हो, बर्फबारी हो, कोई भी चीज होगी, तो उसमें सबसे ज्यादा जो हमारे वायुमंडल में जो बढ़ेगा वो वायुमंडल में नमी जो है सो बढ़ेगा सबसे ज्यादा। इसीलिए यहाँ पर इसका मेरा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडल में नमी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है, तो किस चीज की सबसे ज्यादा प्रतिशत है? तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ आप लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन होगा? तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ई। क्यों? क्योंकि जिसका सर्वाधिक जो है वो इसमें दिया ही नहीं है। समझ गए? सबसे ज्यादा जो प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा जो वातावरण में उपस्थित है वो है नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन गैस है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनजीटी का पूर्ण रूप की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ग्रीन वॉश इंगित करता है।
किसे? तो ग्रीन वॉश किसे इंगित करता है? झूम कृषि के प्रोन्नति को, नदी जल का शुद्धिकरण, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ग्रीन वॉश इंगित करता है वो जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सी है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें हम लोग देख सकते हैं, कह रहे हैं कि ग्रीन वॉश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या फिर किसी उत्पाद या फिर सेवा के प्रणालीय जो पर्यावरणीय लाभ जो होता है ना, उसके लोगों को गुमराह करना चाहता है। ठीक है, तो ग्रीन वॉश इंगित किस चीज को करता है? तो झूठा वादा, पर्यावरण संरक्षण का जो झूठा वादा है उसे इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, मोर, हरे पेड़ पौधे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 5 ऑप्शन हमारे पास में है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो है सो हरे पेड़ पौधे। अब उत्पादक का मतलब क्या होता है? तो उत्पादक का अर्थ होता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्पादक किसे कहते हैं। तो उत्पादक का सीधा अर्थ होता है प्रोड्यूस करने वाला। गाय खाती है, मोर खाएगा, है ना, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसको चाहिए, वो लेगा। लेकिन हरे पेड़ पौधा क्या है? वो प्रोड्यूस करते हैं, वो जो है सो भोजन जो है तो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ये प्रोड्यूसर हो गए, उत्पादक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान से क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब एवं दलदल, झरना एवं नदी, तालाब एवं नदी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले कह रहा है क्या कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण के बारे में यहाँ पर कह रहा है। तो एक चीज के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले कि स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं। जिस जल में स्थिरता होती है उसे हम लोग कहते हैं लैंटिक आवास। ठीक है, अब झरना या नदी हो गया, तो झरना या नदी तो नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें ठहराव नहीं होता है। तालाब एवं नदी ये भी नहीं होगा। तालाब एवं दलदल ये होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? तालाब एवं नदी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? तो स्थिरता होती है, तालाब के जल में भी स्थिरता होती है और दलदल जो होता है वो तो स्थिर होता ही है। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर क्या कह रहा है। कहता है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। अब क्या परिवर्तन हो सकता है? तो भूमध्य रेखा के तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, या फिर पृथ्वी पर एक समान रहती है। 3 ऑप्शंस यहाँ पर है, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी या फिर समान रहेगी। तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है तो कोई किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले कि जैव विविधता में जो परिवर्तन होता है वो कह रहा है क्या कि भूमध्य रेखा की तरफ वो बढ़ता है। तो हमारा जो ये ऑप्शन है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ऑप्शन ए ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप पर वितरित नहीं कर सकती। सर्वाधिक जैव विविधता जो होते हैं वो भूमध्य रेखा के निकट और निम्न जैव विविधता ध्रुवों पर पाई जाती है। इसका कारण यह है कि भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो है सो गर्म जलवायु, अधिक वर्षा एवं पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं होती हैं, जिस वजह से ये जो है सो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती रहती है। तो जैव विविधता में परिवर्तन तो होता है लेकिन वो क्या होती है? तो वो भूमध्य रेखा पर बढ़ती रहती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। यह ध्यान रखेंगे ये 40 का 40 है, ये 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो जो नहीं है उसके बारे में यहां पर कह रहा है कि कौन है जो नहीं है बायोडाइवर्सिटी। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास में वो करेक्ट ऑप्शन है हिमालय।
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां जीव जंतुओं को उसके हाल पर या फिर नेचुरली उसको छोड़ दिया जाए, उसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है, तो हिमालय नहीं है, क्योंकि हिमालय पे आना जाना लोगों का लगा रहता है, वहाँ पे है ना, बहुत सारे जो इलाका है उसमें लोग रहते भी हैं, निवास भी करते हैं, है ना, तो इसीलिए इसको छोड़ करके बाकी जितने भी ये सब क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, घास स्थल, कृषि उत्पादन के, या फिर आनुवांशिक विभिन्नता है। दो ऑप्शंस उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बहुत ही कॉमन है, ये हर क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है, बहुत सोच समझ करके इसका जवाब देना होता है। अगर नहीं जवाब कहीं मिले तो जाकर के इसका जवाब होगा। तो जैव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र के कौन से होंगे इसमें, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम लोगों के पास में, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आनुवांशिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों के पास में दिया हुआ है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नम भूमि। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो मानव की कौन सी क्रिया जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो वो है हम लोगों के पास में कौन सा, तो देख सकते हैं कि जलवायु की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वो है कृषि। क्योंकि कृषि जो है सो क्या होता है, जलवायु पर ही डिपेंड करता है कि कौन से मौसम में कौन से जलवायु में जो है सो कैसा जो है सो वो होगा, कृषि होगा। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा जो है सो अम्ल वर्षा में अधिक होता है। तो चलिए पहले ऑप्शंस पे हम लोग ध्यान देते हैं। HCl, HNO3, H2SO4, या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा H2SO4। H2SO4 की मात्रा जो होता है वो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होता है। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिसको H2SO4 कहते हैं। यह जल से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अतिरिक्त नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी विद्यमान रहते हैं, प्रचुर मात्रा में रहते हैं। अम्ल वर्षा वनस्पतियों, भवनों एवं मानव स्वास्थ्य हेतु अत्यंत हानिकारक होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक यौगिक है, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो द्विपरमाणुक अणु है। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन है नंबर ए देख रहे हैं, तो इसके बारे में बता दें कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एसिडिक होता है, और अम्ल वर्षा का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है सो भवन इत्यादि पे पड़ता है और मानव पे भी पड़ता है। इसीलिए कही जाती है कि पहले बारिश में नहीं नहाना चाहिए, भीगना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया है कि इंसुलिन क्या है। अब इंसुलिन क्या है तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि इंसुलिन के बारे में यहाँ पर कह रहा है क्या कि वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंसुलिन जो है वो एक वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, तो इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। इंसुलिन एक हार्मोन्स प्रोटीन है, ठीक है, जो कि अग्नाशय के स्थित लैंगरहैंस की जो द्वीपिका, जिसको कि बीटा कोशिका कही जाती है, वहां से स्रावित होता है, रिश्ता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड है, जिसकी रचना जो है सो अमीनो अम्ल से मिलती जुलती होती है, अम्ल से होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गैल्वेनाइज्ड लोहा के पाइप पर जो परत होती है वो किस चीज की होती है। तो गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है, आप लोगों को मैं बताता चलूं कि गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है कि लोहा में जंग न लगे, इससे उसको बचाने के लिए जो है सो क्या किया जाता है, तो जस्ता का परत उस पर चढ़ा दिया जाता है, जिंक का। इसलिए करेक्ट ऑप्शन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला जो डिटर्जेंट होता है वो क्या होता है? तो कपड़े साफ करने वाले में जो डिटर्जेंट होते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कपड़ा साफ करने के लिए जो भी डिटर्जेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मिथेट, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला जो डिटर्जेंट होता है वो उसमें साबुन, वसीय अम्ल या फिर सोडियम या फिर पोटेशियम का लवण है। ठीक है, सोडियम स्टेट स्टेराइट, सोडियम ओलिएट, सोडियम पाल्मिटेट साबुन का जो है ना, ये सब उदाहरण है। तो जो कि इसमें नहीं है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बिस्मिथेट, ये सब कोई भी नहीं होगा, इसीलिए मेरा करेक्ट ऑप्शन है ई। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या कि वह तथ्य जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो इसमें ऑप्शंस पे पहले ध्यान दे दे कि गंधक है, लोहा है, मैग्नीशियम है, उपयुक्त में से एक से अधिक है और इसमें कोई भी नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कैंडिडेट क्या करते हैं, गंधक डाल देते हैं क्योंकि वो पसीना से बदबू आती है, वो सोच करके। लेकिन जो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कौन सा तथ्य है, कौन सा तत्व है, तो वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है मानव के पसीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? नाम ध्यान रखेंगे, अदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा न हो। ठीक है, जिसमें दिशा न हो, ऐसी राशि जिसमें दिशा न हो। अब जैसे कि मान लीजिए बल है, तो जब हम बल का प्रयोग करते हैं तो दिशा निर्धारित करते हैं कि हमें किधर बल लगाना है। गेट खोलने समय या फिर बंद करते समय हम लोग दिशा निर्धारित करके ही उस पर बल लगाते हैं। वेग में भी, वेग का मतलब होता है क्या, गति से रिलेटेड होता है, जो कि तो उसमें भी दिशा निर्धारित होती है। तो ये सब सदिश राशि होगा। दाब में कोई दिशा नहीं होता, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का जो तरंग होता है वो किधर होता है? तो वायु में जो ध्वनि का तरंग होगा वो किधर होगा? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे इस बात का कि वायु में जो है सो ध्वनि का जो तरंग होता है वो अनुदैर्घ्य होता है। तो अनुदैर्घ्य यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस दिख रहा होगा, बी, ये करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर? मानव का जो कान है, ध्वनि से रिलेटेड कुछ चीज़ों की जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। कह रहा है क्या कि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तंत्रिक तरंग होता है, ये तो पता ही है। मानव का जो कान होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो आवृत्त वाली ध्वनि तरंग होती है वो अवर्ष्य होती है, मतलब अश्रव्य होती है, मतलब जिसे सुना नहीं जा सकता। ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊंचे की जो होती है वो सुनने की कैपेसिटी मानव के कान में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 जो है यहाँ पर कह रहा है क्या कि 50 डिग्री सेल्सियस का जो है मान वो फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो वो कितना है, कितना होगा फ़ारेनहाइट स्केल पे? तो ये डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो देखिए, सेल्सियस बाई 100 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 बाई 180। इस पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो मान लीजिए कि 50/100 कर देंगे, है ना। तो 50/100 और फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कट जाएगा, ये 50 है ना, 50 सेल्सियस है, तो ये 50 से ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा, 90 हो जाएगा। इसीलिए ये इतना हो गया। इसीलिए फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा? तो 90 और प्लस 32। इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, इसको इधर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, जिस वजह से इसको जोड़ देंगे तो 9 3 12 2। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है हमारे पास में। ओके, तो सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह रहा है क्या कि यदि भारतीय मानक समय या समयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि मध्याह्न यहाँ पर जो कह रहा है वो मध्याह्न का मतलब होता है मध्य, मतलब कि 12 बज रहा है। ठीक है, अब उसको जो है सो कह रहा है कि क्या हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वो हो जाएगा, क्या आ गया, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
चलिए तो आगे की तरफ बढ़े। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो क्वेश्चन नंबर 23 पर आप लोग ध्यान देंगे। यहां पर जो है सो करेक्ट जो हमारा आंसर है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाने वाले भारत का कौन सा भाग है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं कि सुंदरबन दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद जो है सो खंभात की खाड़ी के निकट का जो एरिया है वो दिया हुआ है ना। उसके बाद जो है सो क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप का जो निकट का एरिया है वो दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये यही है कि लक्षद्वीप के निकट का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानते हैं? तो ऑप्शन है खासी, थारू, भील, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान देंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थारू। थारू जनजाति के जो लोग होते हैं वो दिवाली को शोक का त्योहार मानते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निम्न में से क्या आवश्यकता नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शंस को पहले देखते हैं। कह रहा है कि आयु 35 वर्ष हो, ये आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो, देश का नागरिक हो। तो इसमें से जो आवश्यक है वो है आयु 35 वर्ष होना चाहिए और देश का नागरिक होना चाहिए। पढ़ा लिखा नहीं भी हो चलेगा। ठीक है, तो मेरा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर पढ़ा लिखा। ठीक है, पढ़ा लिखा न हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आवश्यक नहीं है, तो पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा है पढ़ा लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं मंत्री किस प्रकार के? तो कैबिनेट में जो सम्मिलित होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री या फिर राज्य मंत्री। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा केवल कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 कह रहा है कि राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? राज्यपाल, राज्य वित्त सचिव, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? गहरी खंड भूमि के लिए जो विख्यात है वो है नर्मदा, सोन, चंबल। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चंबल। चंबल जो है वो गहरी मतलब कि गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस रीट को जारी किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है क्या कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है ना। परमादेश, जिसको परमादेश कहेंगे, अधिकार पुच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का पर परिपूर्ण नियंत्रण रखता है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो वो है अनुच्छेद 14 में लिखा गया है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। ये जो वक्तव्य है वो किनके द्वारा मतलब कि किसकी धारणा की व्याख्या करता है? तो वो कल्याणकारी राज्य की धारणा की व्याख्या करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता?
भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा इसका? तो आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत नहीं जीता, दक्षिण अफ्रीका नहीं जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जीता। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। खैर, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि 20 से 28 नवंबर 2023 गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकक अवार्ड जो है वो किस फिल्म को मिला? तो क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि 2023 में के नवंबर में जो 20 से 28 तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रखी गई थी, उसमें सब गोल्डन पिकक अवार्ड जो है तो किस फिल्म को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है एंडलेस बॉर्डर्स। एंडलेस बॉर्डर्स मतलब एक ऐसा बॉर्डर जो कभी खत्म ही ना हो। इस फिल्म को जो है सो गोल्डन पिकक अवार्ड से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 2 दिसंबर 2023 को किस देश में आकाश रक्त वर्ण हो गया था? ध्यान देंगे, क्वेश्चन रक्त वर्ण मतलब कि लाल हो गया था, खून की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 2 दिसंबर 2023 को किस देश में आकाश रक्त वर्ण हो गया था? तो उसका सही आंसर है मंगोलिया। मंगोलिया का जो आकाश है वो रक्त वर्ण हो गया। मतलब किस प्रकार से हो गया होगा? तो रेड, है ना। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को संसद से निष्कासित कर दिया गया। वे किस राजनीतिक दल से थे? किस राजनीतिक दल के हैं? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो ऑप्शंस है वो आप लोग देख सकते हैं। कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ये जो मोहिया मोइत्रा थे जिनको 8 दिसंबर को जो है सो संसद से निष्कासित किया गया, वो तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करते थे, मतलब उसी दल के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज, इसका शुभारंभ जो है सो कब किया गया था? तो शुभारंभ की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कह रहा है कि कब किया गया था। तो 11 दिसंबर को किया गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 2023, 19 दिसंबर 2023 या फिर 25 सितंबर 2023 कब किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास में वो है 25 सितंबर 2023 को। ठीक है, विकसित भारत 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 की। अगर हम लोग बात करते हैं 38 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, आप लोग ऑप्शंस पे ध्यान दें। कह रहा है क्या कि CF एंड्रूज, MG रानाडे, VD सावरकर, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर ई है। क्यों? क्योंकि इंडिया फॉर इंडियंस जो किताब है वो लिखी गई है CR दास जी के द्वारा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि CR दास इनके द्वारा जो है सो ये बुक लिखी गई है, जो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 39 पर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वो कब हुआ था? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1931, 1931 में हुआ था, 1939 में हुआ था, है ना, या फिर 1934 में हुआ था। कब हुआ था? मैं आप लोगों को बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कह रहा है क्या कि वर्ष 1931 में जो है सो पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे,
वर्ष 1931 में, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास में ये हो गया। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएंगे तो छूटना नहीं चाहिए। कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है वो पटना में किया गया था। ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में की गई थी, जो कि गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि के द्वारा किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे, ये बिहार सोशलिस्ट तो 1931 में किया गया था, लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है सो फिर 1934 में की गई थी। समझ गए। तो इस प्रकार से जो है सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात अगर करें तो उसमें जो है सो राम वृक्ष बेनीपुरी, इन लोगों के द्वारा जो है सो बिहार सोशलिस्ट किया गया था, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव, और सचिव जो थे वो थे जयप्रकाश नारायण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों को ध्यान रखेंगे, ये मैंने बताया था कि 40 का 40 हर क्वेश्चंस को और हर ऑप्शंस पे अगर आप लोग गौर करेंगे, मैं पहले ही बताऊंगा कि ऑप्शंस पे भी ध्यान दें और ऑप्शन से रिलेटेड जो है सो नोट्स उस पर भी फोकस करें। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी जो कि कौन थे, तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में वो कहाँ पर किया गया था। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो कहाँ पर किया गया था इसका, तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा, ये जो गठन किया गया था स्वतंत्र समानांतर सरकार का जो गठन किया गया था वो किया गया था चित्तू पांडे जी के द्वारा संयुक्त प्रांत बलिया में। ठीक है, संयुक्त प्रांत बलिया में किया गया था। कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। कहता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के अलावा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलनकारी लोग जो थे वो स्वतंत्र शासन स्थापित किए गए थे, जहाँ पे कि बंगाल का मैदानपुर तामलुक भी ये क्षेत्र है, और महाराष्ट्र के सतारा भी ये क्षेत्र है, और बिहार में जो है तो चंपारण, इन सब जगहों पर भी किया गया था। लेकिन चित्तू पांडे जी के द्वारा जो किया गया था वो किया गया था संयुक्त प्रांत के बलिया में। क्वेश्चन पे गौर फरमाएंगे और क्वेश्चन को प्रॉपर देखेंगे, प्रश्न को प्रॉपर देखेंगे, उसके बाद ही आंसर देंगे। क्वेश्चन है कि चित्तू पांडे के द्वारा कहाँ किया गया था, तो संयुक्त प्रांत के बलिया में। ये नहीं कि मैदानपुर भी डाल देंगे, महाराष्ट्र सतारा है तो बस हम लोग देखेंगे अरे महाराष्ट्र सतारा हाँ किया गया था, किया तो गया था लेकिन चित्तू पांडे के द्वारा नहीं किया गया था। तो इस तरह से है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर